Yes, welcome to you student. My name is Sunil sir, teacher in Indian history. तो स्टूडेंट आज अपन बात करेंगे मौर्य काल की। और मौर्य काल जो है वो आता है अपने प्राचीन भारत के इतिहास में। अपन ने पढ़ा था समुद्रगुप्त के बारे में, मैंने संपूर्ण क्लास डाल दी है। आज अपन बात करेंगे मौर्य राजवंश की। तो हेडिंग लगाओ एनसीईआरटी एशियन हिस्ट्री, एनसीईआरटी एशियन हिस्ट्री, हिस्ट्री, एनसीईआरटी एशियन हिस्ट्री ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी एंड मौर्यन एम्पायर, मौर्य एम्पायर। हेडिंग लगाना है मौर्य डायनेस्टी एवं मौर्य एम्पायर, मौर्य राजवंश और मौर्य साम्राज्य। ये चलता है अपना 183 से लेकर 323 एडी ईस्वी सन 183 से 323 तक क्या आता है? मौर्य राजवंश, मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। तो स्टूडेंट अपना टॉपिक ही यही है कि मौर्य साम्राज्य। अब अपन को हेडिंग लगानी है मौर्यकालीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत, मैन सोर्सेस ऑफ काउंडलिंग, मैन सोर्सेस ऑफ काउंडलिंग, काउंडलिंग अबाउट मौर्यन डायनेस्टी, अबाउट मौर्यन डायनेस्टी या एम्पायर। तो मौर्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? पहला लिखिए साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। आर ARY, लिटरेरी सोर्स, एक नंबर डाल के लिख लेना साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। तो मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे। तो अपन जैन साहित्य हमारे पास है, ब्राह्मण बौद्ध साहित्य, ये सब मौर्य राजवंश को जानने की जानकारी देते हैं। इसमें लिखना है जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य ग्रंथ आदि मौर्यकालीन समाज को, मौर्य काल को जानने की जानकारी देते हैं, जानने की जानकारी देते हैं। दूसरा है अपना स्रोत, इसमें लिखना है ब्राह्मण साहित्य में पुराण कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विखादत्त, करत, मुद्रा शास्त्र आदि प्रमुख हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण कौटिल्य का अर्थशास्त्र,
लिखो, ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं विशाखदत्त मुद्राशास्त्र, मुद्राशास्त्र प्रमुख है। तो विशाखदत्त का मुद्राशास्त्र और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये क्या है? ब्राह्मण साहित्य स्रोत है। इनमें एक पुराण है। इसके अलावा लिखिए, अर्थशास्त्र में मौर्य काल की शासन व्यवस्था, नीतियां, अर्थ, समाज की आदि जानकारी मिलती है। लिखना है, अर्थशास्त्र में मौर्य काल की अर्थशास्त्र में मौर्य काल की शासन व्यवस्था एवं नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, शासन व्यवस्था एवं नीतियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट लिखो, अर्थशास्त्र, OMICS। दूसरा, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इसमें लिखना है, तक्षशिला श्रेष्ठ ब्राह्मण कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने इकोनॉमिक्स की रचना की थी। लिख लेना, तक्षशिला विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुगुप्त, कौटिल्य एवं चाणक्य, ये सभी इसी के नाम हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो कौटिल्य जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय का श्रेष्ठ ब्राह्मण था, और तक्षशिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत में पड़ती है। पुराणों में इसे द्विजर्ष श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। आगे लिखना है, पुराणों में इसे द्विजर्ष, कोष्टक में लिख लेना, श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। समझ में आ गई बात? आगे लिखो, जैन ग्रंथों में इसे बिंदुसार का प्रधानमंत्री एवं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कहा गया है। लिखो, पुराणों में इसे बिंदुसार एवं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर
कहा गया है, कहा गया है। किसका बताया है? बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। इसका प्रधानमंत्री किसको बताया है? चाणक्य को। किसके अंदर? पुराणों के अंदर। नेक्स्ट स्टेप लिखना है, अर्थशास्त्र राज्यशासन पर लिखी गई रचना थी। नोट डाल के लिखो, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र राज्य शासन पर लिखी गई रचना थी। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई रचना थी। तो अर्थशास्त्र जो थी वो राज्य शासन पर लिखी गई रचना थी। और राज्य शासन कौन सा था? मौर्य राजवंश। इसके अलावा लिखो, इसकी प्रथम हस्तलिपि को 1904 में पंडित श्याम शास्त्री ने खोज निकाला था। नोट डाल के लिखना है, इसकी प्रथम हस्तलिपि को, इसकी प्रथम हस्तलिपि को सर्वप्रथम 1904 एडी 1904 में पंडित श्याम शास्त्री द्वारा पुणे महाराष्ट्र में खोज निकाला था। यहाँ तक उतार लो, फिर आगे चलता हूँ। इसके आगे आपको नोट डाल के लिखना है, इसी के आगे अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक हैं। नोट डाल के लिखो, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण एवं 4000 श्लोक हैं। 180 प्रकरण एवं 4000 श्लोक हैं। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो कितने हैं? 15 और 180 प्रकरण हैं और 4000 श्लोक मौजूद हैं। उतार लो जल्दी से, फिर आगे लिखवाता हूँ। हाँ भाई, आगे चलते हैं अपन। हेडिंग लगाओ, प्रथम अधिकरण, फर्स्ट ट्रिब्यूनल, प्रथम अधिकरण।
लिखिए FREST, FIRST TRIBUNAL। इसमें लिखना है प्रथम अधिकरण। प्रथम अधिकरण, और प्रथम अधिकरण में किसकी जानकारी मिलती है उसके बारे में लिखो। इसमें लिखना है प्रथम अधिकरण में संपूर्ण राजवंश संबंधित विजय की जानकारी प्राप्त होती है। प्रथम अधिकरण के अंतर्गत, प्रथम अधिकरण के अंतर्गत राजवंश संबंधी संपूर्ण विजय की जानकारी प्राप्त होती है। संपूर्ण विजय की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट लिखो सेकंड ट्रिब्यूनल। इसको बोलते हैं द्वितीय अधिकरण। द्वितीय अधिकरण। अब द्वितीय अधिकरण में किसकी जानकारी प्राप्त होती है इसके बारे में लिखिए। द्वितीय अधिकरण में साम्राज्य के नागरिक प्रशासन का विवेचन मिलता है। इसमें लिखना है द्वितीय अधिकरण के अंतर्गत, द्वितीय अधिकरण के अंतर्गत साम्राज्य की नागरिक प्रशासन, साम्राज्य की नागरिक प्रशासन, नागरिक प्रशासन, प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य की नागरिक जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट लिखो तृतीय एवं चतुर्थ अधिकरण, थर्ड एंड फोर्थ ट्रिब्यूनल्स। थर्ड एंड फोर्थ तृतीय एवं चतुर्थ अधिकरण, चतुर्थ अधिकरण, तृतीय एवं चतुर्थ अधिकरण। तृतीय और चतुर्थ अधिकरण क्या कहता है इसके बारे में लिखना है दीवानी तथा फौजदारी कानूनी मामलों की जांच की जाती है। तो लिखना है इस अधिकरण के अंतर्गत, इस अधिकरण के अंतर्गत दीवानी एवं फौजदारी, दीवानी एवं फौजदारी, फौजदारी मामलों की जांच की जाती है। नेक्स्ट लिखो पंचम अधिकरण, FIFTH, FIFTH, फिफ्थ ट्रिब्यूनल। पंचम अधिकरण। तो पंचम अधिकरण में क्या है, पंचम अधिकरण में जो भी सम्राट और राजा होता था उसके सभासदों, राज्य कोष प्रबंध करने वाले प्रबंधक। इसमें लिखना है इस अधिकरण के अंतर्गत, इस अधिकरण के अंतर्गत
राजा के राजकोष प्रबंधक एवं अनुचरों। अब अनुचरों में कौन कौन आएगा, कोष्टक में लिखना है। जमींदार, अनुरक्षक, सेवक। जमींदार, अनुरक्षक, सेवक। जमींदार, अनुरक्षक, सेवक। कर्तव्य व दायित्वों का उल्लेख करना। कर्तव्य एवं दायित्वों का उल्लेख करना या दायित्वों की जानकारी मिलती है। यहाँ तक उतार लो। फिर लिख लेना सिख ट्रिब्यूनल, सट्टा अधिकरण। जल्दी उतारो भाई। सट्टा अधिकरण, आगे हेडिंग लगा लेना सट्टा अधिकरण। मैं आपको जैसा लिखवा रहा हूँ वैसा का वैसा आपको छाप कर आना है। अगर बड़ा प्रश्न पूछे और कंपटीशन लेवल में अगर आपके इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ ले इस टॉपिक में से, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिख ट्रिब्यूनल, इसमें लिखना है छठा अधिकरण। तो छठे अधिकरण में क्या बात बताई जाती है कि भाई कोई भी राजा है उसके साम्राज्य के सप्तांगों, इसमें लिखना है इस अधिकरण के अंतर्गत राजा के साम्राज्य के सप्तांगों। अब सप्तांगों में कौन कौन से हैं वो आपको लिखना है। पहला लिखिए स्वामी अमात्य राष्ट्र दुर्ग बल कोष मित्र। स्वामी अमात्य राष्ट्र कोष बल मित्र कितने हो गए? 6। इसके अलावा एक लिख लेना सेना आदि का उल्लेख किया जाता है। तो सप्तांगों में हो गया स्वामी अमात्य राष्ट्र कोष बल मित्र सेना, इन सभी का उल्लेख किसमें किया जाता है? छठे अधिकरण में। नेक्स्ट लिखो शेष अधिकरण।
इसमें लिखना है शेष अधिकरण। अब शेष अधिकरण में क्या क्या आता है वो अपन को जानना है। शेष अधिकरण, हेडिंग लगाओ शेष अधिकरण। इसमें लिखो राजा की विदेश नीति, राजा की सेना का सैनिक अभियान, राजा की विदेश नीति, इसके अलावा आगे लिखो राजा का सेना या सेना सैनिक अभियान, सैनिक अभियान, राजा की सेना का सैनिक अभियान, कौमा आगे लिखो राजा द्वारा विजय के उपाय, युद्ध एवं शांति का उचित अवसर, राजा द्वारा विजय के उपाय, कौमा लगा के लिखना है युद्ध और संधि का उचित अवसर, युद्ध और संधि का उचित अवसर, युद्ध और संधि का उचित अवसर, उचित अवसर। नेक्स्ट स्टेप में लिखो शत्रु देश में लोकप्रियता प्राप्त करने के उपाय, शत्रु देश में लोकप्रियता प्राप्त करने के उपाय, शत्रु देश में लोकप्रियता प्राप्त करने के उपाय, लोकप्रियता प्राप्त करने के उपाय। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? शेष अधिकरण में आते हैं। शेष अधिकरण का मतलब क्या है कि राजा की विदेश नीति, भाई कोई भी राजा विदेश में चाहे युद्ध करने जा रहा हो या फिर किसी भी काम से जा रहा हो तो उसकी विदेश नीति क्या है। इसके अलावा राजा की जो सेना है उसका सैनिक अभियान कैसा है। इसके अलावा राजा द्वारा विजय प्राप्त करने के उपाय, भाई कोई भी राजा दूसरे साम्राज्य पर विजय प्राप्त करके उस राजा को पराजित करना चाहता है तो उसके कौन कौन से उपाय हैं। इसके अलावा युद्ध और संधि का उचित अवसर, भाई किसी भी राजा के सामने युद्ध और संधि का उचित अवसर कैसे लिया जाए। इसके अलावा शत्रु देश, भाई किसी देश अगर उसका दुश्मन है तो उसके लोकप्रियता प्राप्त करने के कौन कौन से उपाय हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? शेष अधिकरण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपको लिखना है अर्थशास्त्र का अंतिम संकलन तीसरी सदी में हुआ था। नोट डाल के लिखो अर्थशास्त्र का अंतिम संकलन, अर्थशास्त्र का अंतिम संकलन, अंतिम संकलन, संकलन तीसरी शताब्दी, तीसरी सदी BC में हुआ था, हुआ था। नेक्स्ट स्टेप आगे लिखना है इसका सबसे बड़ा अंश मौर्य काल में संकलित होता है। अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा अंश, आगे लिखो अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा अंश, अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा अंश, अंश मौर्य काल में संकलित होता है, मौर्य काल में संकलित होता है, संकलित होता है। किस काल में संकलित होता है? मौर्य काल में। नेक्स्ट स्टेप आगे लिखना है अर्थशास्त्र में तत्कालिक आर्थिक राजनीतिक विचारधाराओं का विश्लेषण है। अर्थशास्त्र में तत्कालिक आर्थिक राजनीतिक विचारधाराओं का उल्लेख है।
ये लिख लो, विचारधाराओं का उल्लेख है, विचारधाराओं का उल्लेख है, विचारधाराओं का उल्लेख है। नेक्स्ट लिखो, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र द्वारा उस काल में उत्पादित होने वाली वस्तुएं, अर्थशास्त्र द्वारा उस काल में उत्पादित होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानना है। अर्थशास्त्र के द्वारा मौर्य काल में उत्पादित होने वाली वस्तुएं, अर्थशास्त्र के द्वारा मौर्य काल में उत्पादित होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, हेडिंग लगाओ। अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य काल में उत्पादित होने वाली वस्तुएं, यहाँ तक उतार लो, फिर आगे हेडिंग लगानी है। अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य काल में उत्पादित होने वाली वस्तुएं, अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य काल में उत्पादित होने वाली वस्तुएं, हेडिंग लगानी है। अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य काल में उत्पादित होने वाली वस्तुएं, उत्पादित होने वाली वस्तुएं, उत्पादित होने वाली वस्तुएं। पहला लिखो, कलिंग व अंक के हाथी, एक नंबर डाल के लिखना है, कलिंग व अंक के हाथी, कलिंग व अंक के हाथी, ये महत्वपूर्ण वस्तु है, कलिंग एवं अंक के हाथी, 2 नंबर डाल के लिखना है। काशी का सूती वस्त्र, नेपाल का कंबल, काशी का सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, नेपाल का कंबल, नेपाल का कंबल, नंबर 3 लगा के लिख दो, नेपाल का कंबल। नंबर 4 लगा के लिखो, कंबोज के घोड़े, कंबोज के घोड़े, कंबोज के घोड़े। नंबर 5 लगा के लिखो, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद का घाट बनाने वाला पत्थर, मगध महाजनपद का घाट बनाने वाला पत्थर, बनाने वाला पत्थर। मगध महाजनपद का घाट बनाने वाला पत्थर। इसके अलावा लिखो 6 नंबर डाल के, बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, द्वितीयावधान। 6 नंबर डाल के लिखो, बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, इन्वर्टेड कॉमाज, महावंश, इसके अलावा महाबोधि वंश, इसके अलावा दीपवदान आदि प्रमुख हैं, आदि प्रमुख हैं, आदि प्रमुख हैं। नोट डाल के लिखना है।
इनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं सम्राट अशोक का वर्णन मिलता है। नोट डाल के लिखो। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक का वर्णन मिलता है। अशोक का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आगे लिखना है, जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र। इसके अलावा हेमचंद्र विक्रमादित्य द्वारा परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र विक्रमादित्य उत्तर भारत का राजा था। हेमचंद्र विक्रमादित्य का परिशिष्ट पर्वन। समझ में आ गई बात। इसके आगे लिखना है, इनमें मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक जीवन का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे लिख लेना, इन सब में या इन सभी में मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का वर्णन मिलता है। क्या लिखवाया है, कुछ समझ में आया क्या आपके? कि भाई जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य काल में उत्पादित होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है कलिंग व अंक के हाथी, दूसरा है काशी का सूती वस्त्र, तीसरा है नेपाल का कंबल, चौथा है कंबोज के घोड़े। इसके अलावा पांचवा है मगध महाजनपद का घाट बनाने वाला पत्थर। बौद्ध ग्रंथों में देखा जाए तो दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश, दीपोदान यह है। इसके अलावा इनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक यानी कि 3 शासकों की जानकारी का वर्णन मिलता है। इसके अलावा जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र विक्रमादित्य का परिशिष्ट पर्वन, ये सब किसकी जानकारी देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी देते हैं। यहाँ तक उतार लो। बाकी नेक्स्ट क्लास अपन कल देखेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे विदेशी स्रोत। भाई वह कौन कौन से विदेशी स्रोत हैं जिनसे मौर्य काल को जानने की जानकारी प्राप्त होती है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर आगे अपने दोस्तों के पास भेज देना। चलता हूँ, बाकी अपन अगली वाली क्लास में देखेंगे।